दूल्हा का फ्लो चार्ट मिल गया आप लोग को? जी सर। इसी तरह नोट्स बनाया करिए। हाँ देखिए, कल आप लोग को जो है बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे कैसे उसमें बेल होती है। इसमें जो 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 चीज़ और इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान से सुने आप। इसमें जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे तो एक सेक्शन जोड़ी गई थी 436A, 436A सीआरपीसी में 2005 में। 2005 में सीआरपीसी में एक नई सेक्शन जोड़ी गई थी और उसमें यह कहा गया था कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। यानी अगर कोई किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है और उसको बेल नहीं मिलती, तब कब बेल नहीं मिलती? इन्वेस्टिगेशन के समय या इंक्वायरी के समय या ट्रायल के समय, यानी वो जेल में रहता है। ठीक है। और किन मामलों में? अगर वो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजन का नहीं है, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजन का नहीं है, आजीवन कारावास और फांसी की सजा का नहीं है, और वो व्यक्ति जो है बेल नहीं मिला उसको। ठीक है। शुरू में जब एफआईआर हुई तो बेल नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बेल नहीं मिला। ये कहा गया कि जितने समय तक उसको बेल नहीं मिलता, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जितने समय तक नहीं, तो ये कहा गया कि जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जिस सेक्शन का उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, इतना उसमें पनिशमेंट बताया गया है, अगर उस पनिशमेंट का वो आधा यानी 50% डिटेन कर लेता है जेल में, यानी उस आधी समय तक वो जेल में व्यतीत कर, जब आधा समय उसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसको उस केस में ऑटोमेटिक बेल दे दी। फिर से सुन लो ध्यान से आप लोग। किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद को बेल नहीं मिली, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी बेल नहीं मिली और वो जेल में बंद है, तो जिस सेक्शन की उसके ऊपर एफआईआर है, उस सेक्शन का अगर वो आधा समय जेल में व्यतीत कर लिया, आफ्टर 50% टाइम, यानी 1/2 टाइम अगर उसने कंप्लीट कर लिया है, तो 1/2 टाइम के बाद वो रिलीज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोरी का कोई मामला है, चोरी के मामले में जो सजा है वो मैक्सिमम है 3। सपोज करो उसको 1.5 साल तक बेल नहीं मिली, ठीक, तो 1.5 साल के बाद ये ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक वो बेल पाने का अधिकार, आधे से ज़्यादा समय तक वो जेल में नहीं रहेगा। इसी में ध्यान रखिएगा दूसरा एक प्रोविज़न दिया गया है, अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है, यानी पहली बार उसने जीवन अपराध किया, फर्स्ट ऑफेंडर, तो ऐसे कंडीशन में 1/3, 1/3, 1/3 टाइम तक अगर वो जेल में बंद है, तो 1/3 जब टाइम बीत जाएगा ऑटोमेटिक उसको बेल दे दी जाए। और इसके साथ साथ ये तो हो गया बेल का प्रोविज़न, यानी किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मैटर को छोड़कर आधे से ज़्यादा समय तक के लिए जेल में नहीं बंद किया जा सकता बिना बेल दिए। अगर फर्स्ट ऑफेंडर है वो, तो 1/3 से ज़्यादा उसको जेल में हम लोग नहीं रख सकते। इसके साथ ये कहा गया कि बेल तो हो गई, अब अगर उसको कन्विक्शन होता है, एक्विटल नहीं, ओनली कन्विक्शन पर अगर उसको जो है आगे ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा दी जाए, तो जो सजा दी जाएगी उस सजा में से उतना समय माइनस कर दिया जाए जितना समय वो जेल में रह चुका है पहले से। जैसे अगर मान लीजिए 1.5 साल तक वो चोरी के मामले में रहा और बाद में बेल मिल गई, तो बेल मिलने के बाद उसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल तो चले, ट्रायल चलने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट, ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि 2 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा, अगर 2 वर्ष की ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, तब कितने समय तक जेल में रहेगा? 6 मंथ, 1.5 साल। 6 माह 6 माह 6 माह।
अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तब अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तब 1 साल के बाद उसको बेल मिल गई है, ट्रायल कोर्ट ने कहा 2 साल की सजा, तब कितने दिन रहेगा? 1 साल। 3 साल। सर एक साल और ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने कहा 3 साल, तो अब 2 साल। तो दो चीज़ यहाँ पे सीखनी। पहला चीज़ ये सीखना है कि जो ये सेक्शन 479 है BNSS की, जो प्रीवियस में हम लोग पढ़ते थे 436A, इसमें हम लोग को ये सीखना है कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आई कब 2005 में है, 2005 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के, और ये सेक्शन आई थी क्रिमिनल लॉ एक्ट के द्वारा CRPC में 436A, 436A के नाम। जब हम लोग का BNSS बना तो BNSS में इस सेक्शन को कन्वर्ट कर दिया गया राउंड फिगर में से 479। देखो, जब कोई नया कानून बनता है तो उसमें कभी भी A B नहीं लगाई जाती सेक्शन, ठीक है। सब सेक्शन जो होती है वो राउंड में रहती है। बाद में जब अमेंडमेंट होता है तब उसमें AB जोड़ा जाता है। अपने तरफ से कोई नई सेक्शन जोड़ मत लेना, ये सारी सेक्शन जो है नंबरिंग काउंटिंग एकदम सीरियल से है, 1 2 3 4 से लेके हम लोग लास्ट तक पढ़ रहे हैं। कोई किसी सेक्शन में AB नहीं मिलेगा, या ध्यान रखना, AB तब मिलेगा जब कभी भी इसमें अमेंडमेंट किया। तो ये जो सेक्शन बनी CRPC के सेक्शन 436A इज इक्वल टू सेक्शन 479 BNSS, ये दोनों सेक्शन है। और इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सन मैक्सिमम पीरियड इतना भी ट्रायल वगैरह का समय तक वो जेल में रहा है तो उसको कितने समय के बाद बेल मिल जाए। नॉर्मल लोगों के लिए बोला गया है हाफ के बाद, और जो क्या नाम है फर्स्ट ऑफेंडर है 1/3, यानी वो ऑटोमेटिक पा जाएंगे बिना बेल एप्लीकेशन दिए। इस बीच में बेल एप्लीकेशन चलती रहेगी। बेल एप्लीकेशन ओरिजिनल कोर्ट भी दे सकता है, जो उससे बड़ी मजिस्ट्रेट से ऊपर सेशन की कोर्ट है वो भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि बेल नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, वो बीच में भी बेल पा सकता है किसी भी समय। लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है और वो जेल में बंद रहता है, या वो बेल एप्लीकेशन डालता ही नहीं, वो अच्छा बेल एप्लीकेशन नहीं डालोगे तो कोर्ट आपको बेल देगी बुला के, क्या बेल ले लो। नहीं देंगे। एक्यूज पर्सन अगर बेल की एप्लीकेशन नहीं डालता तो ध्यान रखना कि ट्रायल कोर्ट बुला के बेल नहीं, क्या तुमको बेल दे दी। लेकिन अगर वो आधे समय तक कंप्लीट कर लिया तो क्या वो रिक्वेस्ट करेगा कि ऑटोमेटिक छोड़ दिया जाएगा? डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि मैंडेटरी है? सर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल विल मेक एन एप्लीकेशन। जैसे ये वो सोचा कि बाहर निकलेंगे, बेमतलब का काम वाम करना पड़ेगा, जेल में रहो, ठीक है, खाना आना मिल ही रहा है, और जो लोग की बेल रिजेक्ट होती है उनसे कोई काम वगैरह नहीं लिया जाता, ठीक, क्योंकि वो कन्विक्टेड नहीं है, वो है क्या, हवालाती। हवालाती में जाओ हवा खाओ जेल की, अंडर ट्रायल बिजनेस, ठीक। और उर्दू में क्या बोलते हैं इनको? मुलजिम। सजा पा जाते हैं तो मुजरिम, ठीक। तो जो हवालाती, मुलजिम, ये सब जो लोग होते हैं अंडर ट्रायल वाले होते हैं, इनको किसी भी काम में लगाए नहीं जाए। तो बड़ा आराम है, सुबह उठे नाश्ते मिल गए, इधर उधर टहले जेल में, दोपहर का खाना मिल गया, कपड़ा मिला ही है, फिर रात हुई फिर खाना मिल गया, सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको लगा कि आप बेल कराओ, बेल कराएंगे, घर जाएंगे, फिर झंझट काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी करना पड़ेगा। अच्छा, कोई अगर जेल में रहता है, म्यूट करो योगी, अमराज भाई थोड़ा सा आवाज म्यूट करो तो अगर कोई जेल में रहता है तो उसको अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर कोई जेल चला गया तो अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बच्चों को अमराज जी maintenance म्यूट कर देना लीजिए। पड़ेगा। नो सर।
बच्चे पत्नी कहाँ से खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे? वाइफ कहाँ से खाए पिएगी, बच्चे कहाँ से खाएंगे? या तो फिर जेल से खाना आ जाए टिफिन में उन लोग के लिए। स्टूडेंट लोग का आता है रूम पे खाना, क्या खाएगी उसकी पत्नी, बच्चे कौन खिलाएगा? देखो इसका आंसर सुन लो। देखो जो लोग को जेल में हो जाती है सज़ा, तो जो लोग अंडर ट्रायल होते हैं उनको ना तो कोई वर्क लिया जाता है और ना जेल मैनुअल के अनुसार उनको कोई पैसे दिए। लेकिन जो कन्विक्टेड हो जाते हैं, अगर कोर्ट ने उसमें लिख दिया है कि विद लेबर, सश्रम कारावास, कठोर कारावास, तब उनसे जेल में काम भी लिया जाएगा और काम के साथ साथ उनको पैसे भी, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग। ठीक। लेकिन जो लोग अंडर ट्रायल बेल रिजेक्ट होती है उनको कोई पैसे ऐसे नहीं। ठीक। अब उनकी, वो तो खुद ही जेल में डिटेन हो गया है, अब वाइफ को क्या खिलाएगा? ठीक। वाइफ और बच्चे उस दौरान उसकी लाइबिलिटी से free। वो अपना सेल्फ इंतज़ाम करे या जो भी हो अपना खाए पिए। ठीक है, कोई एनजीओ दे दे या कोई कोई गवर्नमेंट की ओर से कुछ दे दिया वो अलग बात है, कोई रिलेटिव दे दे अलग बात। लेकिन अब वो व्यक्ति के ऊपर बाइंडिंग नहीं, क्यों? वो सोर्स ऑफ इनकम तो खुद ही उसका बंद हो गया, तो डिटेन कर दिया गया। और डिटेन कर दिया गया है तो कुछ पैसे मिलेंगे? पैसे भी नहीं मिले। ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन है ये लागू होती किसके ऊपर? अंडर ट्रायल वाले। तो जब उनका 1.5 साल आधा समय सज़ा पूरा हो जाएगी, आधी सज़ा पूरी हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्यूज पर्सन है उसको डिमांड करनी कि मुझे बेल दे दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। कोर्ट नहीं कहेगी कि आपका 1.5 साल हो गया, आइए बेल ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेल की आपको डिमांड करनी पड़ती है। कोर्ट सो मोटिव एक्शन लेके बेल नहीं देती, ये ध्यान रखिएगा। कल सो मोटिव एक्शन लेके कोर्ट केवल अरेस्ट करा लेती, स्वतः संज्ञान लेके कोर्ट जो है क्या कर सकती है? किसी को अरेस्ट करा सकती है। लेकिन ये सोचिए सो मोटिव एक्शन लेके कोर्ट किसी को बेल देगी तो कदापि नहीं। ये ध्यान रखिए। और जो फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट है उनमें कितनी रहेगी? 1/3। ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बराबर आते रहते। दूसरी चीज़ आप लोग को ये सीखना है कि जब कोर्ट किसी को बेल देती है तो बेल देने के बाद बॉन्ड पेपर भरवाती है। बॉन्ड पेपर, जो बॉन्ड पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बंध पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं बंध पत्र। जो बॉन्ड पेपर होता है ये ध्यान रखिएगा वो 2 प्रकार का हो। जो बॉन्ड पेपर होता है 2 प्रकार का, एक होता है विद सिक्योरिटी, दूसरा होता है विदाउट सिक्योरिटी। एक होता है विद सिक्योरिटी और दूसरा होता है विदाउट सिक्योरिटी। एक होता है प्रतिभू रहित बंध पत्र, जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं पर्सनल बॉन्ड, निजी मुचलका। दूसरा होता है प्रतिभू सहित बंध पत्र विद सिक्योरिटी। तो देखो जो विद सिक्योरिटी होती है उसमें कोर्ट क्या करती है? सिक्योरिटी मांगती है, सिक्योरिटीज के साथ साथ सिक्योरिटी। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड पे होता है वो 2 प्रकार का है, विद सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी। तो जो विद सिक्योरिटी होता है उसमें 2 चीज़ कोर्ट मांगती है, सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी, प्रतिभू प्लस प्रतिभूति। प्रतिभूत मांगेगा, जिसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं, जो होता है धनराशि, कैश। फिर दूसरा उसी के साथ मांगता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। अब इसको बोलचाल में कैसे एडवोकेट बोलते हैं, कोर्ट बोलता है 10-10 हज़ार के 2 जमानतदार। तो 2 जमानतदार क्या है? सिक्योरिटीज। 10-10 हज़ार रुपया क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। ठीक। ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट उसको किस रूप में छोड़ती है। जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, तब तक बॉन्ड पेपर एक्सेप्ट नहीं। एक प्रॉब्लम कोर्ट आती है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो देखे भी होंगे कि कोर्ट में फर्जी जमानतदार बहुत रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक। और
जब पता चलता है कि वो एक्यूज कहता है कि वकील साहब हमारे पास वो जमानतदार नहीं है, वकील साहब कहते हैं 1,000 रुपया और लग, वहाँ पे घूमते रहते हैं, तो को पकड़ लिया, चलो तुमको बेल लेनी। कोर्ट अगर ऑब्जेक्शन किसी ने कर दिया कि ये गारंटर प्रोफेशनल है, ये गारंटर एक्यूज को जानता अंता कुछ नहीं है, बल्कि ये फर्जी है, तो पनिशमेंट मिलेगा इसका। पहला तो ये मिलेगा, जो आपकी बेल हो चुकी चले जाओगे जेल, एंड टू जेल, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस की हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस की हो, तुरंत आप चले जाओगे जेल। नंबर 2, जो फर्जी जमानतदार है वो कस्टडी, तुरंत कस्टडी में ले, और जो मजिस्ट्रेट या सेशन जज है जो उसको पनिशमेंट देना चाहे। ये ध्यान रखिएगा, बेल ग्रांट होने का मतलब ही नहीं है कि आपको छोड़ दो। बेल ग्रांट एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट जब तक नहीं पूरा होगा तब तक फर्स्ट पार्ट लागू नहीं। सेकेंड पार्ट क्या है? बॉन्ड पेपर, बॉन्ड पेपर बंध पत्र। जब तक आपका बॉन्ड पेपर कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हो जाएगा, बॉन्ड पेपर पर कोर्ट अपना सिग्नेचर नहीं कर देगा, तब तक आपको रिलीज नहीं किया जाएगा कटघरे से। एक चीज़ तो ये ध्यान रखें। दूसरा चीज़ ये होता है, जो अमाउंट लगाता है कोर्ट, वो अमाउंट लगाता है एक्यूज पर्सन की इकोनॉमिकल कंडीशन, कि जो अभियुक्त व्यक्ति है, आरोपी है, जिसको हम बेल दे रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन। जैसे आप लोग देखते हैं कभी भी, जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अगर इनको बेल मिलती है तो इनका जो बॉन्ड पेपर होता है वो 50 लाख एक, इनका जो बॉन्ड पेपर पे जो सिक्योरिटीज़ है वो 50 लाख का मिल जाएगा। अगर कोई फिल्म स्टार का बेल दी जा रही है और 50 लाख की सिक्योरिटी मांग, तो 2 जमानतदार लाओ, 50-50 लाख जाएंगे। यस सर सर। क्यों? के दोस्त परिचित कौन होंगे? भी हीरो हीरोइन होंगे, ठीक ना? अब अगर आम नागरिक से कहा गया 50 लाख का बॉन्ड पेपर लो, नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। आम नागरिक से कहा गया 50 लाख के 2 गारंटर, तो वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने लिया था वो आएंगे आपके लिए? नो सर। क्यों देखते हैं उनकी मूवी? जब आँख फाड़ फाड़ के क्रिकेट का समय खराब करते देखते हो, ठीक है? आज से ना उनकी मूवी देखना, ना क्रिकेट जो आता है ना चौवा छक्का, कुछ नहीं, ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है उससे। तो ये कहा जाता है कि अगर कोर्ट ने इकोनॉमिकल कंडीशन, कोर्ट को डायरेक्शन है कि बॉन्ड पेपर उसके इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रख, इसीलिए कहा गया अगर कोई इंडिजियन पर्सन है तो उससे कोई अमाउंट की बात ही मत, उसको इंडिजियन को बोला गया कि आप उसको ऐसे छोड़ दोगे पीबी पर, वो निर्धन है, गरीब है। अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो ये कहा गया है कि उसको भी पीबी पे छोड़ दो, नहीं तो उससे कह दो कि 2-2 हज़ार के 2 गारंटर। एक स्टूडेंट 2-2 हज़ार के 2 गारंटर ला सकता है? बिल्कुल ला सकता, नहीं ला सकता। दो ला साथियों को सकता चुन लो, जो ला सकता है। 2 साथी को चुन लो जो 25-25, 50-50 हज़ार का मोबाइल रखे, तो मोबाइल के कागज पे ले हो गई बिल। एक एक फ्रेंड को बुलाओ कि मोबाइल वाला कागज लेके आओ, दूसरे को बुलाओ मोबाइल वाला कागज लेके आ जाएगा। मोबाइल तो है ना? कितने तक का मोबाइल रहता है मिनिमम? 2 हज़ार तक का होता है। जी सर, 2000 से ऊपर भी होता है सर, 10,000, 15,000। 2 हज़ार रखोगे इंसर्ट हो जाएगी सोसाइटी में, 2 हज़ार में। मिनिमम 10,000 सर। 10 वाला भी, 10 वाला जल्दी निकालोगे नहीं। 25,000 से नीचे दिए हैं। हाँ, ठीक है ना? वो अगर कहीं हिसाब किताब सेट हो गया तो 1 लाख वाला ले ली, ठीक। सर मेरा फोन तो 10,000 वाला है सर। तो पति देव की कृपा से मिली हुई है ना, सर जिस दिन कमाओगे आप भी लोगे 1 लाख रुपए। मेरा हाँ, आप पैसा कमाओगे फोन तो तो देखो, 10,000 वाला है। तो वो बता तो रहे ना, वो पति देव ने दिलाया है ना। अपने पैसे से मौका मिले तो 1 लाख से कम नहीं लोगे, तेरा एक बार बनने तो दो ये पियो।
बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा मोबाइल, वो जलवा दिखाओगे पूछ 30-34 साल से देख रहे हैं हम सब जो। जब तक स्टूडेंट रहते हैं सब बड़े सैद्धांतिक रहते हैं। जहाँ हुर्र हुए, यानी कि जज बने, एपीओ बने, हायर जुडिशल में आए, कि भाई हमारा पाला तीनी से पड़ता है, सिविल वालों से हमारा कोई टच रहता नहीं। तुरंत जैसे केचुआ नहीं होता अपना छोड़ देता है, सबसे पहले बड़ी वाली गाड़ी, तुरंत न्यायाधीश। नहीं अगर एपीओ हो गए तुरंत लिखोगे क्या, अभियोजन अधिकारी, गृह मंत्रालय, बिहार सरकार। हम गए थे बिहार में देखते बेतिया में, सबका बिहार सरकार गृह मंत्रालय लिखा हुआ है। पुलिस वाला बेचारा डर जाता है, गृह मंत्रालय की गाड़ी है। ठीक, जज हो गए तब तो न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश की गाड़ी दौड़ रही है। जब बन जाओगे ना तो 10 वाला नहीं यूज करोगे। हाँ, वैसे भी सरकार जो देती है 25 के ऊपर का देती है आप लोग को यूजी का साथ। तो देखो ये कहा गया कि एक स्टूडेंट, अगर आप मजिस्ट्रेट बनते हो तो अगर उससे कहते हो कि 5-5 हज़ार के 2 गारंटर, तो वो ध्यान रखिएगा वो रीजनेबल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? एक पढ़ने लिखने वाला जो स्टूडेंट होता है, उसके जो भी परिचित होते हैं, अगर स्टूडेंट ही हैं तो प्रेजेंट टाइम में 2 ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे उसके दोस्त जिनके पास कैंडिडेट। तो आपको 5,000 रुपये अगर कोर्ट मांग रहा है, कोर्ट में 5,000 ले जाके कैश नहीं जमा कर, ये ध्यान रखना। 5,000 रुपये की वैल्यू की कोई भी प्रॉपर्टी का ओरिजिनल कागज लाके कोर्ट में लगा दो। आपने अपने स्कूटी का कागज लगा दिया, बाइक का कागज लगा दिया, ठीक है, आपने कोई फ्रिज खरीदा उसका कागज लगा दिया, एंड्रॉयड मोबाइल का कागज लगा दिया, तो आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लगा सकते हो जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये। तो उसकी फ़ोटो कापी लग जाती है बॉन्ड पेपर के साथ, और ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है वकील साहब के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ। तो मजिस्ट्रेट ओरिजिनल देखता है, उस पर लिख देता है सीन फॉर बेल, यह दस्तावेज बेल के लिए आरक्षित कर। अब अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट पर बेल ले लिया, उस सामान को बेच सकते हो, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो? नो। ध्यान रखना, अगर आपने जिस भी सामान पर बेल लिया है, स्कूटी पर लिया है, फ्रिज पर लिया है, कोई टीवी पर लिया है, बाइक पर लिया है, कार पर लिया है, खेत पर लिया, मकान पर लिया, बगीचे पर लिया, जिस पे भी लिया, तो उस पर ध्यान रखना कि वो अब आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कब तक? जब तक केस का डिस्पोजल ना हो जाए, अंतिम निर्णय ना हो जाए, चाहे एक्यूज पर्सन सिद्ध दोष हो जाए चाहे दोष मुक्त, एक्विटल हो जाए चाहे कन्विक्शन, एक चीज़। दूसरा, अगर मान लो बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी जाती, उस चीज़ को बेचने की ज़रूरत पड़ी जाती, तो सबसे पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दे के अपने को बॉन्ड पेपर से फ्री कर, कि मैंने जो इनकी बेल लिया था अब मैं इस बॉन्ड पेपर से अपने को फ्री कर। तो कोर्ट क्या करेगी, उस एक्यूज पर्सन को पहले कस्टडी में लेगी और उससे कहेगी फ्रेश सिक्योरिटीज ले आओ, नया जमानतदार। अगर दे देगा तो कोर्ट उसको फिर कस्टडी से बाहर कर देगी। इसलिए बताया जा रहा है कि देखो अब जुडिशल में भी एक्सपीरियंस आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो हायर जुडिशल में तो है ये सास। तो अगर आपसे पूछा गया बेल वगैरह कराए, आपने कहा नहीं, तो पूछेंगे कर क्या रहे थे फिर, कोर्ट क्या कर रहे थे जाके? आपने कहा हाँ, तो आपसे लगा प्रैक्टिकल चीज़ पूछ, प्रैक्टिकल चीज़, तो प्रैक्टिकल चीज़ ऐसे सब सीखे रहना। अगर मान लो ट्रायल कोर्ट ने बेल तो दिया, लेकिन जो बेल का बॉन्ड का अमाउंट है सिक्योरिटीज का, वो बहुत हाई, एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने लगा दिया 2-2 लाख रुपए के 2 गारंटर। तो ये कहा गया इसको तुरंत अपीलेट कोर्ट से आप क्या कर सकते हो, कम करवा सकते हो। मजिस्ट्रेट के ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट आपको तुरंत अपीलेट कोर्ट में जाकर ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, मैं तो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूँ और मैं 2-2 लाख रुपए के कहाँ से गारंटर लाऊं, मेरे बॉन्ड पेपर का जो सिक्योरिटीज है सिक्योरिटी के रूप में, उसको सिक्योरिटी को डिक्रीज हो जाए, लेकिन उतने समय तक जेल में रहना, ये भी ध्यान। ऐसा नहीं कि
आप एप्लीकेशन लिए और गए सेशन जज के कोर्ट में, बोले कम कर दीजिए। कोर्ट में सब थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर एप्लीकेशन दोगे उस पर कंसीडर। तो बॉन्ड पेपर का ये ध्यान रखना कि जो अमाउंट होता है, ये मजिस्ट्रेटों को, सेशन कोर्ट को कहा गया कि आप रीजनेबल लगाना, युक्त युक्त। और रीजनेबल का मतलब क्या है कि जो एक्यूज पर्सन है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में, जैसा एक्यूज वैसा वो। इसीलिए कह दिया गया कि अगर एक्यूज ऐसा है जो इंडिजेंट है, गरीब है, निर्धन है, तब छोड़ दो। भिखारी की कौन लेगा? अगर भिखारी से कहा जाए कि 2-2 हज़ार रुपए के 2 गारंटर लाओ, तो कहाँ से लाएगा? साथ वाले से बोला, अपने साथ वाले भिखारी से बोला, तो बोला भीख मांगेंगे, बोला तुम्हारा बेल नहीं, जाएंगे भीख मांगेंगे, तुम्हारा बेल लेंगे। तो इसलिए कह दिया गया कि इसको ऐसा करो, छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक वर्ड, ये जब पीटी का एग्ज़ाम देना एमसीक्यू फॉर्म में, तो आपसे पूछा जाता है कि जो सिक्योरिटी मांगी जाती है वो सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। आपका टिक लगाओगे रीजनेबल, युक्त युक्त। अगर आपसे पूछा जाए सिक्योरिटी जो मांगी जाती है वो किस तरह मांगी जाती है, आप टिक लगाओगे एक्यूज पर्सन की इकोनॉमिकल कंडीशन, अभियुक्त व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखकर। सबसे नीचे आते हैं भिखारी, उनसे नीचे तो कोई आता नहीं, गरीब। और सबसे ऊपर कौन आते हैं? सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए बोला गया बड़ा बड़ा अमाउंट लगाओ, 2-2 करोड़ का लगा दो, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। जो मीडियम श्रेणी के आते हैं उनके ऊपर इकोनॉमिकल कंडीशन देख लो, सर्विस क्लास का है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर, प्रोफेशनल पर्सन है, पढ़ने लिखने वाला है, देख के तब उसके ऊपर बता दो क्या नाम है, सिक्योरिटी कितना ला। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है ट्रायल कोर्ट। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 10 को आप 5 कर दो। स्टेट ने कहा 10-10 हज़ार के 2 गारंटर, तो आप उस ट्रायल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि 5-5। ठीक, आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको क्या करोगे, अपीलेट कोर्ट से अपना कम करा सकते। एक तो ये ध्यान रखें। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। सर एक प्रश्न था कि क्या ये जो सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है अगर इन केस फ्यूचर में अगर वो अक्विटल हो जाता है तो? एक कन्विक्टेड हो जाए तब भी मिल जाएगा, टोटल से क्या। ओके। देखो, ट्रायल कोर्ट एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज करे, एक्विटल करे या कन्विक्शन, ये तीन ही तो करेगा ना। आपका पैसा नहीं फंसेगा, आपका पैसा नहीं फंसेगा। ऐसा नहीं कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट होगा, उसको कन्विक्शन दे दिया तो ये कहा जाए कैसे कि बेल लिए थे तो सजा पा गया, आपका पैसा गया। ऐसा नहीं है सब। आपका पैसा, आपको पैसा क्या, अगर आपने कागज़ जमा लगाया है तो जाके उसको कैंसिल करा लीजिए, तो ओरिजिनल कागज़ पे लिखा हुआ है ये सच डॉक्यूमेंट सीन फॉर बेल, ये डॉक्यूमेंट बेल के लिए आरक्षित मान लीजिए। ठीक है, हम लोग के यहाँ सर तो यहाँ मतलब जो जमीन का दस्तावेज लेकर बेलर बनता है लोग, आखिर दस्तावेज को 2 साल 4 साल बाद में सेल कर देता है किसी और से, फिर वो दाखिल खारिज करा अरे के अपना भैया वो अलग। मौसम देखो, बिहार एक अलग स्टेट, तो एक नया नया देश बनाने वाला है, चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी बनेगा। तेजस्वी आ रहे हैं तो आपका एक नया देश बनेगा। इतने में भी सर लगता है थोड़ा सा और लगता है आप आपसे, लोग क्योंकि व्यवहारिक लगता बात को है। बिल्कुल ध्यान में मत रखा। व्यवहारिक जी जो बातें होती है वो लॉ के प्रोविजंस के। कल जी शाम को आप लोग के हमने क्लास लिया, एक वकील साहब आ गए, ठीक है, रात में 9:30 बजे जी क्लास ले रहे थे, तभी आ गए, बैठ गए आप लोग की क्लास से फ्री में। तो हमको वो बता रहे थे वकील साहब कि सर जो स्टेट लैंड होता है, स्टेट लैंड पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराइए, कुछ गिरता इरता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बना के बैठे हो। ठीक, तो हमने वकील साहब से ये पूछा कि आप एडवोकेट हो, स्टेट लैंड का म्यूटेशन होता है, स्टेट लैंड का म्यूटेशन होता है दाखिल खारिज? नहीं नो होता। सर। नहीं, नहीं होता।
तो स्टेट लैंड का ओनर कौन है? स्टेट है। स्टेट तो जिस दिन स्टेट खाली कराएगा तो आप क्या डिफेंस लोगे? कुछ तो कोई खाली डिफेंस करना होगा। खाली करना पड़ेगा, जब तो डंडे के बल पे खाली कराएगा स्टेट। अभी कुंभ मेला में प्रयागराज में सारी स्टेट लैंड खाली। कोई बोला रहे हम तो 20 साल से रहे, कोई कह रहा है 25 साल से रह रहे हैं। 20-25 से क्या, स्टेट लैंड खाली करो, स्टेट लैंड खाली करो। तब उनको हमने बताया तो बोले हाँ ये बात है। वो क्या है, 15 साल के वकील। हमने कहा 15 साल से कर क्या रहे हो? यही नहीं आज तक समझ में आया कि स्टेट लैंड पे कभी भी ओनरशिप नहीं मिलती, स्टेट लैंड की दाखिल खारिज नहीं होती, म्यूटेशन नहीं होता। तो जब म्यूटेशन नहीं होता तो आप उसके स्वामी कैसे कहें? इसलिए ये देखो कि रोशन समझे, तो मत सोचो यूपी में भी ऐसे ऐसे सब ढेर सारे भरे हैं, रोज सुबह शाम बताते रहते हैं। आपके बताने से कानून थोड़ी नहीं बन जाएगा। कानून में जो जी कहा गया है वही माना जाएगा। कोर्ट में, बड़े कोर्ट में एक दिन मतलब जज साहब क्वेश्चन पूछ दिए, कोई को बेल देने वाले थे, बेलेबल ऑफेंस में एनबीडब्ल्यू हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछ दिए कि मैंने क्या करती हो तुम, इसी पर तुमको बेल देंगे कि तुम बताओ कौन सी करती हो पढ़ाई, तो बैंकिंग की तैयारी। अब उससे पूछ दिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। और उसमें वकील साहब एक दो कोई बहुत सीनियर बहुत अच्छे हैं, वो लोग ठाठा मार के हंस दिया। वो लोग से भी पूछ दिए कि बताइए, आप तो हंस रहे हैं, आपको पूरा जानकारी है। हम्म, वो तो 1980 बोल दिए, और उसके बाद जो धज्जियां उड़ा दिए थे कोर्ट में। हम्म, उसके बाद आपने सर 1969 तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है 69 में हुआ था। जी 1969। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने बार हुआ है? 14 बैंकों का नाम 49 सर। में, 2 बार। 35 में हुआ था पहली। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। कब कब हुआ है रजनीश? सर 72 फर्स्ट, सेकंड पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बाद में 6 बैंकों। जी जी, एक 1980 सर, सेकंड वाला 6 बैंकों का बाद में, हाँ, फर्स्ट वाला 1969। ये ध्यान रखना 14 प्लस, ठीक, 14 प्लस 6 69 और 98 बैंकों का राष्ट्रीय। चलो अच्छा आगे चलो। अच्छा देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कभी भी आपको बेल लेना पड़े, ये पर्सनल चीज़ें बता दे रहे हैं, तो बेल लेने से कोई दिक्कत नहीं है, बेल ली जा सकती है, बड़े आराम से आप लो। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर लोग एक दूसरे की बेल नहीं लेंगे तो कौन लेगा, ठीक। तो बेल लेते समय बस 2 सावधानी को बरतना। पहला चीज़, अगर आप एडवोकेट हो तो कभी भी अपने लाइसेंस पर बेल मत, क्योंकि जो एडवोकेट अपने लाइसेंस पर बेल लेते हैं वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे 60 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, कोर्ट को मान लेना। वकील साहब के लाइसेंस का यही वैल्यू है। अगर वो भाग गया तो लाइसेंस आपका फंस जाए। दूसरी चीज़, कभी भी आप अगर सर्विस क्लास के हो तो पे स्लिप पर लोन बेल मत ले। तो सरकारी कर्मचारियों की पे स्लिप होती है, उस नंबर पे जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो तो जो एजी ऑफिस होता है, एजी बैठता है दिल्ली में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र है, एजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर। स्टेट में बैठता है एजी अकाउंटेंट जनरल। वहाँ से सारे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है पे स्लिप का नंबर। और कहीं आपने पे स्लिप पर लिया और भाग गया, आपके लिए बड़ी मुश्किल, मैंने सैलरी भी आना। अगर बेल लेना है तो चुपचाप अपने एंड्रॉयड वाले मोबाइल पे ले, ठीक। बहुत होगा मोबाइल चला जाएगा, और मोबाइल चला जाएगा तो आपका जीवन बड़ा सुकून का हो जाएगा, शांत, ठीक। बस इतना करना, स्कूटी पर ले लो, कार पर ले लो, फ्रिज पर ले लो, मोबाइल पे ले लो। और अगर किसी भी चीज में मिल जाता है क्या सर? अब अगर कोई और दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, 10,000 रुपये का एनएससी बनवा के दे दो, 10,000 रुपये का एनएससी बनवा दो। और कोई दिक्कत लग रही है तो जाके ट्रेजरी ऑफिस में 10,000 रुपये जमा, ट्रेजरी की रसीद लगा दो, बहुत होगा 10,000 गया ना आपका। तो 2 चीज़ पे बेल मत लेना, ठीक। ये आप लोगों को हम हर क्लास से बता देते। चलिए भाई, ये एंटीसिपेटरी, देखो जो एंटीसिपेटरी बेल होता है जिसको हम लोग अग्रिम जमानत कहते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो एंटीसिपेटरी बेल को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं।
एंटीसिपेटरी बेल को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया। जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे तो सेक्शन थी 438, 438, और अब ये BNSS में आ गया है 482, 482। देखो इसका टाइटल क्या है, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकार करने के लिए निर्देश, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एफ्रेंडिंग अरेस्ट। गिरफ्तारी की आशंका, अगर किसी को ये लगता है कि मुझे क्या है, गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। तो जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे तो दो कंडीशन साथ साथ चलती, साथ साथ क्या चलती थी कंडीशन, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध और संज्ञेय अपराध। अगर किसी को ये लगता है, सीआरपीसी की लैंग्वेज बता रहे हैं, अभी BNSS में आते हैं। सीआरपीसी में कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही, कॉन्स्पिरेसी हो रही, और मुझे किसी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में फंसा दिया जाए, यानी कि उसकी FIR कर दी, और जब FIR कर दी जाएगी तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती, और क्या हो जाएगा, पुलिस अरेस्ट करेगी, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में हो सकता है बेल ना भी मिले, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्या होगी, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल, मेरी जो रिपुटेशन है वो खराब हो जाए। इसलिए ये सेक्शन बनाई गई थी कि जो लोग रिपुटेटेड पर्सन है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा धूमिल ना होने पाए। अगर उनको ये लगता है कि किसी भी ऐसे मामले में हमको फंसाया जा सकता है, तो वो क्या करे, पहले से अपनी बेल करा, एडवांस में बेल, एडवांस में बेल। एडवांस में बेल का मतलब ये है कि अगर किसी को FIR करनी है तो आप रोक नहीं सकते। अगर किसी ने नॉन बेलेबल ऑफेंस की आपके अगेंस्ट FIR करवाना ही है उसको, तो ऐसा नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल हो गई है तो आपके अगेंस्ट FIR नहीं होगी, ठीक, FIR होगी। फायदा क्या मिलेगा, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं। एंटीसिपेटरी बेल का केवल ये मतलब होता है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं, बाकी पुलिस लॉजिंग ऑफ FIR करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस अपनी केस डायरी को भरेगा, पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, सारी चीज़ें वही होती है जो आपको बताई गई। जब BNSS आया तो BNSS में क्या किया, उन्होंने केवल एक शब्द रखा है, नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल। अगर किसी को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस की FIR हो सकती है और मुझे फंसाया जा सकता है, तो वो क्या कर सकता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अगेंस्ट जो है वो एंटीसिपेटरी मांग। देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है हु इज रिपोर्टेड पर्सन, प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन, इसको हम लोग प्रतिष्ठित के अकॉर्डिंग टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। हाँ, BNS के अकॉर्डिंग प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, सर जिसकी सोसाइटी में इज्जत हो, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। आप लोग हैं प्रतिष्ठित, यस सर यस सर, जी जी जलवा है सोसाइटी यस सर, जी सर है। है, ज़्यादा तो नहीं है, लोग भाई आई तो नहीं कहते। देखो ऐसा व्यक्ति, ये सब वकील साहब कहते हैं अभी से। वकील साहब अभी से कहते हैं, इज्जत दे रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं, इज्जत ही हुई सर। इज्जत हुई, ठीक। देखो रिपोर्टेड पर्सन आपसे पूछा जाए, बस एक शब्द में बोलना, ठीक, कि अब गिनाने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक शब्द बोलना, ऐसा पर्सन जो कन्विक्टेड ना हो किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग, उसको छोड़ दो, उसको बाकी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड। ऐसा व्यक्ति जिसको कि किसी भी सक्षम न्यायालय ने किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं, उसको हटा दीजिए, बाकी सब लोग रिपोर्टेड। अगर किसी खिलाफ FIR हो गई है तो क्या वो रिपोर्टेड पर्सन है कि नहीं, है सर।
है। है सर, है एफआईआर सर। लॉस होने से ऐसा नहीं कि उसका रिपुटेशन खराब हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति उस व्यक्ति को बोला जाता है जो समाज की मान प्रतिष्ठा मत गिनाना कि अरे हमको देख के 50 लोग नमस्कार करते हैं, हम देखते हैं लोग रास्ता छोड़ देते हैं, ये सब बताओगे तो दादा बन जाओगे। ठीक है ना। आप ये बोलना कि रिपोर्टेड पर्सन वो पर्सन होता है जिसको कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी भी केस में किया हो, उसको सब लोग आ गए, हम लोग तो आ गए ना सब, अब गिनाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए अति विशिष्ट व्यक्ति को, वीआईपी कौन? ये तो हो गए रिपोर्टेड पर्सन। वीआईपी कौन है? अति विशिष्ट व्यक्ति। So ladies for So declared by जैसे law, राजनेता और those who फिल्मी come in हस्तियां। warrant of precedence. Those who राजनेता fall in warrant of precedence. राजनेता प्रतिष्ठित वो है, वीआईपी हो गए। देखो, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं या सभी सिटीजन, जितने भी सिटीजन, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 चीज़ दी, एक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मिला है, ठीक है ना, सबको मिला हुआ है। जब उसी पर्सन में ऐसा व्यक्ति जो रिपोर्टेड पर्सन है जिसको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी मिली हुई, उस पर्सन को अगर क्या मिल जाता है, अथॉरिटी बना दिया, प्राधिकारी बना दिया, तब उसके अंदर 2 चीज़ और आ जाती। 2 चीज़ तो सबको मिला हुआ है, बाय बर्थ मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। 2 चीज़ और अगर आपको मिल गई, वो 2 क्या है, पावर एंड लायबिलिटी। पावर और लायबिलिटी, शक्ति और दायित्व। तो जिसके पास 4 चीज़ हो जाता है, फंडामेंटल राइट प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस लायबिलिटीज प्लस पावर, तो वो कहलाता है अथॉरिटी, वो कहलाता है प्राधिकारी, वो कहलाता है प्राधिकारी। अब वो हो जाता है क्या, डीएम साहब वीआईपी है। Yes. जी सर। यस सर। पावर देखा कभी उनका? तो जैसे आप लोग सिविल जज हो गए, वीआईपी की स्टडी में, वीआईपी मतलब थोड़ी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को केवल आता है। वीआईपी में वो लोग आते हैं जो लोग, ध्यान रखना, जो लोग क्या होता है, पावर प्लस लायबिलिटी भी पा जाते यमराज जी बंद करो। आस्था इतने जोर से क्या, कहाँ चले गए? हाँ सर, आज दिक्कत दे रहे हैं। सॉरी सर, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही डिस्टरबेंस था इसलिए। तो यमराज का काम ही है डिस्टर्बेंस का, तो आप लोग इनके साथ क्लास कर रहे हैं, बैच में नहीं सर, इनकी माइक वगैरह में कुछ दिक्कत सर हेडफोन उनका चार्ज नहीं होगा इसलिए प्रॉब्लम होती है। अभी आप लोग का एक्चुअली यमराज से पाला नहीं पड़ा और खतरनाक होते हैं, ये ध्यान रखना। ये तो एक मॉडल है, तो आप लोग को क्लास नहीं देने, अगर ओरिजिनल आ जाएंगे तो उसी दिन जो है खत्म, शरीर वरीर नहीं रहेगी। ठीक है? इनके साथ कोऑपरेट होकर रहा करिए। तो देखो, ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड पर्सन कौन है, कन्विक्टेड को माइनस कर, यही रिपोर्टेड पर्सन में से अगर किसी को 2 चीज़ और मिल जाती है, पावर प्लस लायबिलिटी। जैसे आप लोगों लॉ ग्रेजुएट हो, आप लोग एडवोकेसी कर रहे हो, कमीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, आप बन गए सिविल जज जूनियर डिवीजन, आप बन गए एडीजे, आप बन गए एपीओ, आपके अंदर पावर लायबिलिटी आई, पावर और लायबिलिटीज आई कि नहीं आई? Yes. आ गई। आ गई। यस सर। यस सर। आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो, क्या बेलेबल ऑफिस पे किसी को बेल दे सकते हो? No sir. सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, एपीओ नहीं दे पाएगा। आपको अगर नहीं, आप लोग अभी आपने हो ना, आप लोग मजिस्ट्रेट हो, आपको लगा जब पुलिस ऑफिसर दे सकता है, हम तो लॉ ग्रेजुएट है और हम भी दे दें? नो सर, नहीं, क्यों? हम लोग नहीं दे पाएंगे आप सर, अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है। आप अथॉरिटी नहीं। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया मजिस्ट्रेट के रूप में, या जो लोग आईपीएस वगैरह के थ्रू पुलिस में जाते हैं या सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, थानेदार बन जाते हैं, उनको पावर मिल, ठीक।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अति विशिष्ट VIP। आज से आप लोग ये जान लेना है कि इसी को हम लोग बोलते हैं। तो जो पर्सन है, एक होता है कन्विक्टेड, कन्विक्टेड के भी कई ब्रांच है, हिस्ट्री सीटर, हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है ना, उसके भी कई ब्रांच हैं। तो वो ब्रांच हर चीज़ से प्रोहिबिटेड किए गए हैं। चुनाव नहीं लड़ोगे, सरकारी नौकरी में नहीं जाओगे, कोई संवैधानिक पद नहीं पाओगे, उनके पास ढेर सारे प्रोविज़न लगाए गए हैं। बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या है, रिपोर्टेड पर्सन है। तो जब वो रिपोर्टेड पर्सन है तो उन्हीं के लिए बोला गया, या अति विशेष VIP उन्हीं के लिए बोला गया कि अगर आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और आपके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस की FIR करनी, आपको पता चला, तो किस लिए करने जा रहा है। अगर आप रिपोर्टेड पर्सन या आप VIP हो, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा है, बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा, ठीक, वो आपकी मान प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहिए। आप एडवोकेट हो, कहता वकील साहब को किसी ने फंसा दे, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप प्रोफेसर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहता है कि इनको अगर सपोज करो किसी भी डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर है अपने डिस्ट्रिक्ट, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस के FIR कर दिया कि डॉक्टर साहब अपने नर्स के साथ छेड़खानी करते रहे OT में, चलो मस थाने पर FIR करा दी, मीडिया छोड़ेगी? तुरंत जो है नहीं सर, नहीं छोड़ेगी। तुरंत मीडिया प्रचार करना शुरू, डॉक्टर X कैरेक्टर असैसिनेशन कर छेड़खानी देंगे करते सब। पकड़े गए, और मीडिया बताएगी इसके पहले भी जिस अस्पताल में थे वहाँ पर भी 2 बार छेड़खानी की। चलो मीडिया डॉक्टर साहब का पूरा अल्ट्रासाउंड कर डालेगी, अब डॉक्टर की बेइज्जती हो गई ना। जी सर। ये यही अलग सर। बात है कि बाद में डॉक्टर साहब एक्विटल हो जाए, बाद में डॉक्टर साहब उस व्यक्ति के खिलाफ डिफेंशन सूट लाए, उसके खिलाफ क्या नाम है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाए, वो सब बात की बात। लेकिन जो ये साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी डॉक्टर साहब को झेलना पड़ा, वो प्रतिष्ठा वापस आएगी? अब लोग कहेंगे डॉक्टर के पास मत जाओ, नो ये बड़ा बदमाश है ये डॉक्टर, इस डॉक्टर के पास अब बिल्कुल मत जाओ, ये बड़ा बदमाश है, छेड़खानी करता है, तो उसकी तो मान प्रतिष्ठा हट गई। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया कि अगर आपको लगता है तो आपको 2 काम करना। पहला काम ये है, आपको एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड करनी। और एंटीसिपेटरी बेल पाने के लिए 2 कोर्ट है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, आपकी इच्छा, आप चाहे सेशन में चले जाओ या डिले में, चाहे आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट के पास चले और उनसे ये कह दो कि आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, ये मुझे रीजनेबल रीज़न लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई फंसा सकता है। तो आप लोग के एग्ज़ाम में आता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो देने के लिए कौन अथॉराइज, एंड वर्ड मत यूज़ करिएगा, सेशन जज और हाई कोर्ट, सेशन जज और हाई कोर्ट, यानी आप चाहे सेशन में चले जाओ चाहे हाई कोर्ट चले। सेशन जज से आपको एंटीसिपेटरी बेल अगर नहीं मिलती तो आप हाई कोर्ट जा सकते, एंटीसिपेटरी के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेशन जज ने आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया तो फिर आप हाई कोर्ट नहीं जा, आप जा सकते, ठीक है। अब आपको सेशन कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आपको एंटीसिपेटरी बेल दी, एंटीसिपेटरी बेल दे दी, ठीक है। सर लेकिन कुछ हमेशा ना होता लोगों के पास एंटीसिपेटरी बेल के लिए, क्या चीज़? पुलिस जैसे परेशान करने लगती लोगों को, तो उनके पास तो समय नहीं होता कि हाई कोर्ट तक जाए पहले। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई FIR करने, आप तेजी से जाइए, तेजी से जाइए एंटीसिपेटरी के लिए, ठीक है। आप अपने एडवोकेट से बात कर लीजिए, अपना सारा डॉक्यूमेंट मेल कर दीजिए, ठीक है। सेशन कोर्ट तो आपके ज़िले में ही रहता है, तो आपको तय करना है ना कितनी तेज़ी से आप काम करते हैं, ठीक है। तो अगर एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल गई तो देखो इसका फ़ायदा क्या मिला। एंटीसिपेटरी बेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जो हमारी मान प्रतिष्ठा धूमिल होने का मुझे डर है कि मेरा कोई रिपुटेशन गिरा देगा, वो आप पर, क्योंकि आप पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर जिससे आपको डाउट है कि वो करा सकता है,
वो अगर कराना चाहता है तो वो करा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब नहीं कि स्टेशन ऑफिसर उसकी एफआईआर को नहीं। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये कदापि नहीं कि आपको एंटीसिपेटरी मिल गया तो जो स्टेशन इंचार्ज है बोलेगा अरे जिसके खिलाफ आप लिखाने जा रहे हो वो तो एंटीसिपेटरी बेल करा चुका है, उसको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। और उसी तरह प्रोसेस अडॉप्ट करेगा जैसे आप लोग को इन्वेस्टिगेशन का बताया। केस डायरी बनाएगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट जो लगाना वो लगाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि एंटीसिपेटरी बिल किसको नहीं मिलती। एंटीसिपेटरी बिल किसको नहीं मिलती, ठीक। विभा आप जो जुड़ी है क्लास में राजस्थान से, आवाज आ रही है? विभा आपको आवाज आ रही है? चलिए, एंटीसिपेटरी बिल किसको किसको नहीं मिलता ये आपको सीखना। आवाज आ रही है आपको? सुन रही है हमारी बात? माइक को खोलिए। जो पढ़ाया जा रहा है आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बस। इसी तरह क्लास आपको ज्वाइन करना है जिस तरह आज आपने आज ज्वाइन, आज काफ़ी देर में आपने क्लास ज्वाइन किया है। हाँ वो सर मिल ही नहीं रहा था सर ये सबसे सफलता बैच में परेशान थी तो हम लोगों ने मैसेज किया इनको। क्या हो गया? काफी जो टाइम से पहले मिल ही नहीं रहा था। अब तो आप सीख गए ना कैसे ज्वाइन करना है। हाँ वो तो कोरोना में ही हमारे LLB क्लास भी सर ये सफलता कोरोना बैच में में ट्राई कर रही थी उस पे व्हाट्सएप कर रहे थे तो जब हम लोग देखे तो चलिए आप लोग लकी है, कम से कम ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। आप बांसवाड़ा में रहती है ना? हाँ सोचिए बांसवाड़ा से घर बैठे क्लास ले रही हैं, है ना? सही है। हाँ चलिए, एआईबी पास हो जाएंगे, घबराइए नहीं। एआईबी सबको घसीट लाया। कल की आप लोग को बताया महाराष्ट्र से एक वो है भंडारी जी, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर हमको एआईबी क्लास लेनी है। हम कहा ठीक है ले लीजिए। उनकी आवाज़ से हमने पूछा आपकी एज क्या है? बोले 65। हमने कहा 65 में आप क्यों एआईबी करना चाहते? तो तो बोलते सर हैं मेरी कि एज 60 है। आपके भी 60 है। हाँ अच्छा 20 साल बाद मैंने LLB करी है। अच्छा, तो प्रैक्टिस में जाना चाहती हैं? हाँ तो प्रैक्टिस चल रही है ना अभी मेरी कोर्ट में। अच्छा चाहती हैं, हाँ जाते हैं ना। ठीक ठीक, ले जाया करिए। तो उन्होंने देखिए हमको उन्होंने ये बताया 65 वाले ने कि घर में हमारी पत्नी से बहुत वाद विवाद हो जाता है। हम कहते हैं चाय बना, बोलते हैं आप दिन भर हम चाय ही बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हम एआईबी निकाल के परमानेंट एडवोकेट जाया करें 8-10 घंटे कोर्ट के लिए, तो लौट के आएंगे तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमने कहा इस उद्देश्य से करना है। बोले हाँ ठीक है। तो आज अपना उन्होंने एडमिशन वगैरह करा लिया है, हो सकता है आजकल में क्लास भी शुरू। एआईबी ने ये सबको ठीक कर दिया, नए को नए जो है उनको ठीक किया, बीच वालों को ठीक किया। तो आप खुद ही बता रहे 60 ईयर की है। चलिए अच्छा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। सुनिए धीरे धीरे सब अच्छा लगेगा, पास हो जाएंगे, घबराइए नहीं। म्यूट करिए, कैमरा नहीं म्यूट करना है, आवाज़ को म्यूट करना है। राइट, चलिए सुनिए ध्यान से। हाँ तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा कि एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड जो है वो कन्विक्टेड पर्सन है, कन्विक्टेड पर्सन। दूसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ जो है कोई ऐसा मैटर है जो रेप का मैटर है या गैंग रेप का मैटर है, उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाए। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मैटर है, SC/ST एक्ट का मैटर,
ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ डाउरी प्रोविजंस एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मैटर है, उसको बेल नहीं मिलेगी। ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट डाउरी डेथ का मैटर है, डाउरी डेथ का मैटर, ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट फेरा का मैटर है, फेरा FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम अगर मैटर है। ये ध्यान रखना, इन लोगों को जो सेशन कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है, वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं देती, उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देता। क्या बेलेबल ऑफेंस वाला भी मांग सकता है एंटीसिपेटरी बेल? नो सर। बेलेबल वाला मांग सकता है। अगर आपको लगता है कोई मेरे खिलाफ बेलेबल ऑफेंस के FIR करा देगा तो आप बेल मांग सकते हो एंटीसिपेटरी? नो, नो सर। क्यों नहीं मांग सकते? नो मैंडेटरी है। क्योंकि उसमें तो आपको बेल 100% मिलनी ही मिलनी है। थाने पे जाओगे तो भी बेल मिलेगी, मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करोगे तो भी बेल मिलेगी, पुलिस वाला पकड़ के थाने कोर्ट ले जाएगा तो वहाँ पर भी बेल मिलेगी। यानी तीन ही कंडीशन होती, तीनों में आपको बेल मिलेगी। पुलिस पकड़ेगी तो भी पुलिस बेल देगी, आप खुद कोर्ट में जाके सरेंडर कर जाते हो तो भी बेल मिलेगी, पुलिस पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले जाती तब भी आपको बेल मिलेगी। तो वहाँ पर तो बेल हर हालत में मिलेगी, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है बेल की, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो। ये आपको बोलना है, देख लेना, इंटरव्यू की कॉपी में लिख लेना। इसलिए जो होता है बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न। अब देखो, ये माना जाता था, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि जब हम लोग एंटीसिपेटरी बेल मांगते हैं तो कोर्ट कहती थी क्राइम नंबर बताइए, किस क्राइम नंबर पे हम आपको एंटीसिपेटरी बेल। क्राइम नंबर का मतलब आफ्टर लॉजिंग, आफ्टर लॉजिंग FIR लॉज होगी तभी क्राइम नंबर मिलता है, ध्यान रखना। कभी भी क्राइम नंबर बिना FIR के लॉज हुए नहीं मिलेगा। ठीक, तो होता क्या था कि ये देखा जाता था कि जब FIR हो ही गई है तब तो पुलिस हमको जल्दी पकड़ लेगी। अगर FIR हो गई है, और CRPC क्या कहती थी, नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल, PNSS कहता है नॉन बेलेबल। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया, जस्टिस नलिन श्रीवास्तव एक जज साहब है, उनकी डबल बेंच ने बैठा था, उन्होंने जजमेंट दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी। केस का नाम लिखो, जावेद अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जावेद अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें इन्होंने, कोई केस आया था इनके सामने, इसमें इन्होंने एक फाइंडिंग दिया। फाइंडिंग ये दिया कि बिफोर लॉजिंग ऑफ द FIR कोर्ट में ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल। बिना FIR के दर्ज हुए, ठीक है, कोर्ट किसी भी एक्यूज पर्सन को क्या दे सकती है, एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। तो जब इन्होंने ये डिसीजन दिया था 2023 में, तो बड़ा इस पे लेके चर्चा हुई, क्योंकि इसके पहले जो लॉ स्टेब्लिश लॉ चल रहा था, वो चल रहा था कि क्राइम नंबर लेके जाना पड़ता था तभी एंटीसिपेटरी बेल कंसीडर होती थी। तो इसके अगेंस्ट जो अपोजिट पार्टी था सुप्रीम कोर्ट SLP के जज साहब का जो बेंच है, उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जजमेंट है ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 38 दोनों को क्या करता है, लागू करा। 38 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी। और प्रेजेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट जितने भी काम कर रही है वो क्या कर रही है, वेलफेयर स्टेट। अगर सीज फायर हुआ है तो वेलफेयर स्टेट के फेवर में है। अगर मान लो ये लड़ाई चलती
तो लड़ाई चलती है तो यस सर। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके देश का कोई नहीं मारा जाता, भयंकर मारे जाते, मारे गए भी, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं मारे गए। ठीक है, तो सर अगर अभी मान लो देखो ये पाँच ये पाँच दो करीब अभी हो गए। अगर ये 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल कुछ भी चलता तो काफ़ी लोग मारे जाते। आपका जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक है वो डाउन चला जाता। 4 दिन युद्ध हुआ, शेयर मार्केट गिरा धड़ धड़ा के, जितने लगाए थे सब पैसा, सबका हालत खराब, सब माला जप रहे थे युद्ध खत्म हो, मार्केट ऊंचे उठे, सब शेयर मार्केट डाउन हो गया था। ठीक, तो अगर ये चल जाता ज़्यादा दिन तब सोचिए, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, आप लोग के साथ क्लास करते हैं पठानकोट से, डेनिस बता रहे ब्लैकआउट आज भी चल, क्लास नहीं कर पाते, रिकॉर्डेड वीडियो देखते पठानकोट से। तो ये ज़्यादा दिन चलता तब। तो आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर स्टेट बनाना, तो वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द FIR एंटीसिपेटरी बिल दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने, ये बिल्कुल सही दिया है। ये आर्टिकल 21 जो हम लोग का है लाइफ एंड पर्सनल का पालन किया है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट इसमें सबसे ज़्यादा काम कर रही है वो आर्टिकल 38 DPSP पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा काम कर रही है, अनुच्छेद 38 राज्य की नीति के निदेशक। तो जज साहब ने भी बहुत अच्छा किया। अब ये केस लॉ डेवलप हो गया। अब क्या है, एंटीसिपेटरी बेल आप बिफोर लॉन्चिंग ऑफ FIR ले। जरा एक फार्मूला सुनो। अब आपसे पूछा जाए बेल की डिमांड कब कब की जाए, बेल का रेंज क्या है? तो बेल का रेंज सुन लो ध्यान। बेल का रेंज है बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द FIR। बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द FIR उस बेल का नाम क्या होगा? एंटीसिपेटरी। उस समय हम लोग जो मांग करते एंटीसिपेटरी कि हमें अग्रिम जमानत दे दीजिए और ताकि हमारी मान प्रतिष्ठा धूमिल ना। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द FIR हम कौन से बेल की मांग करते हैं? रेगुलर बेल, रेगुलर बेल की, जिसको आप लोगों ने 478 और 480 में PN पहले भी ऑफेंस में मांग करते हैं, नॉन बेले भी, जब तक हमारा ट्रायल चलेगा तब तक बेल दे दो। ठीक, आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर जजमेंट, जजमेंट कैसा? कन्विक्शन। तो क्या आफ्टर कन्विक्शन भी हम बेल की मांग कर, सजा मिलने के बाद हम बेल की मांग कर सकते हैं? यस, यस, नो मत बोलना, यस। अब कौन सी बेल मांगोगे? अब जो बेल मांगोगे ड्यूरेशन ऑफ अपील, उसी जज साहब से हम कहते हैं कि जिसने हमको कन्विक्शन दिया है कि मुझे आपके ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करना है? अपील करनी। आप ऐसा करो, जितना अपील का ड्यूरेशन है उतने समय तक के लिए मुझे बेल दे। अच्छा, दिन पूछ रहे थे ना जज साहब की बेइज्जती तो नहीं है? जज साहब की कोई बेइज्जती नहीं, हम जज साहब के अगेंस्ट अपील में नहीं जा रहे, जज साहब के जजमेंट के अगेंस्ट, जज साहब के जजमेंट के अगेंस्ट अपील जाना, अपील लाना, जज साहब की बेइज्जती करना है? नहीं, वो तो हम लोग को स्टेचुटरी राइट मिला है भाई, अपील करना तो हमको अधिकार मिला हुआ है। ठीक, तो अगर कोर्ट ग्रांट कर देती है तो आपको फिर तो बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द FIR एंटीसिपेटरी बेल, आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द FIR रेगुलर बेल, आफ्टर कन्विक्शन जो बेल होती है अपील का ड्यूरेशन। ये इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट। अब गलती कहाँ करते हैं? एंटीसिपेटरी तो पढ़े रहते, याद रहता है, सर आप बता लेते कन्वेंशन वाला बता दीजिए। रेगुलर बेल याद रहती है। जहाँ पूछा जाता है क्या कन्विक्शन के बाद भी बेल? मसूद गाजी अभी आपने सर हिलाया ना, हम देख रहे थे आप, नो का ऐसे नहीं हिलाया था, ऐसे ऐसे हिलाया था, ऐसे ऐसे मतलब क्या हाँ होता सर, है? मैंने नो पे हिलाया था, वही मैं कह आपकी रहा गर्दन देख रहे थे अभी, इसलिए तो कैमरा ऑन कराए रहते हैं। तो अब आज से आप सीख लो, ठीक है? नहीं आता कोई बात नहीं, आज से तो सीख लो। आज से आपको ये सीखना है, हम वहाँ पर भी बेल की मांग। अब उस समय अब हम बेल किस लिए मांगेंगे? इसलिए मांगेंगे कि अपील के ड्यूरेशन, आपने हमको कन्विक्ट कर दिए, हम जेल जाएंगे ना, जेल चले जाएंगे तो हम अपनी बेल कैसे अपील करेंगे?
हमको भी बड़ा से बड़ा वकील करना है, अपने फेवर में यूडियस लाना है, पैसे का इंतजाम करना है। हम ये कह रहे हैं कि जितना अपील का ड्यूरेशन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी लिमिटेशन एक्ट में अपील का बताया गया, उतने समय मुझे तो नॉर्मली कोर्ट क्या करती है, बेल दे देती है अगर ऑफेंस हीनियस नहीं है। अगर बहुत गंभीर अपराध है, मर्डर का है, किडनैपिंग का है, बोलती है जेल से बेल ले। जेल जाना, जेल से बेल का राइट तो नहीं खत्म हो जाएगा, वहाँ से बेल ले। लेकिन अगर मैटर बहुत ही ज़्यादा हीनियस नहीं होता है तो हम कन्विक्टेड कोर्ट से मांगते हैं। अब एक फार्मूला बन गया, एफआईआर के पहले भी बेल मांग सकते हैं, एफआईआर के बाद भी बेल मांग सकते हैं, आफ्टर जजमेंट कन्विक्शन के बाद भी। तीनों बेल का नाम अलग अलग, पहला वाले का नाम एंटीसिपेटरी बेल, दूसरे वाले का नाम रेगुलर बेल, और तीसरे वाले का अपील ड्यूरेशन। अपील ड्यूरेशन तीनों मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये को एक्ट नहीं कहता। एंटीसिपेटरी बेल मैंडेटरी है? नो। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपको लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मुझे फंसा दिया जाएगा तो आपको सेशन जज या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी दे ही देगा। एंटीसिपेटरी मैंडेटरी नहीं है। एंटीसिपेटरी क्या है? डिस्क्रिप्शन। रेगुलर बेल पे आ जाओ, रेगुलर बेल पे एक जगह गारंटी है, वो किस पे? बेलेबल ऑफ। नॉन बेलेबल में वहाँ भी गारंटी नहीं। अपील के समय की बेल वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट दे या न दे। तो तीनों बेल का नेचर याद रख लेना, तीनों बेल का ड्यूरेशन याद रख लेना, तीनों बेल का प्रोसेस याद रख। तो ये जो बेल का चैप्टर है आप इसके हो जाओगे चैंपियन। ठीक, अब आपसे कोई क्वेश्चन प्रीलिम से पूछा जाए, मेंस से पूछा जाए, ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर। सर जैसे ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए हमने ले लिया, सर आफ्टर लॉजिंग एफआईआर नहीं हुई, फिर सर क्या होगा, ये कब तक वैलिड रहेगी? जब तक वो व्यक्ति आप खिलाफ जिस तरह का ऑफेंस आप बता रहे हो, अगर वो ऑफेंस करेगा तब तक। ओके सर। जैसे मान लीजिए सर, आप ये लिखोगे कि मुझे कोई ऐसे अपराध में फंसाने जा रहा है जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा होगी, ठीक है ना, उस अपराध का आपको जिक्र करना पड़ेगा। तो अगर उस तरह कोई एफआईआर करेगा तो आपको एंटीसिपेटरी आपकी जिंदा रहेगी। सर चार्जशीट आने पे सर रेगुलर बेल करानी पड़ेगी? क्या चीज? सर इसकी रेगुलर बेल करानी पड़ेगी चार्जशीट आने पे सर, एंटीसिपेटरी सर? एंटीसिपेटरी चार्जशीट से क्या मतलब है? सर वो जो है आगे ये नहीं पता कि एफआईआर किस तरीके क्या होगी, उसमें क्या क्या ऑफेंस होंगे सर अगर आपको आगे? एंटीसिपेटरी बेल मिली है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की है, तो आपको कोई बेल करानी पड़ेगी। ट्रायल फेस करिए, ट्रायल फेस करना पड़ेगा ना, चार्जशीट आ ट्रायल फेस करिए। ट्रायल में थोड़ी नहीं कहा सर गया कि एक्यूज पर्सन को जेल में रखो। हाँ बोलिए बोलिए। सर सेक्शन 479(3) में जो सर जेल सुपरिटेंडेंट कॉपी फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को, अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर ने मेचोरिटी कर लिया 1/3 या 1/2 कर लिया है सर, तो सुपरिटेंडेंट के रिपोर्ट के बाद होगा या सर उसके पहले भी वो सर फाइल कर सकता है बेल? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूज पर्सन खुद भी कर सकते हैं, मेरा इतना ड्यूरेशन हो गया है, मुझे बेल ग्रांट किया। ये तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है कि उसको बेल मिलेगी, लेकिन डिमांड करना। और सर अगर अक्यूज के तरफ से बेल पिटीशन फाइल नहीं होती है और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट पे मेयरली ऑन द जेल सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट उसको बेल मिल सकती है सर? अगर जेल सुपरिटेंडेंट ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, मेरे यहाँ का जो प्रिजनर है वो 1/3 या 1/2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, तब कोर्ट बेल दे देगी। लेकिन अगर जेल सुपरिटेंडेंट ने मेंशन किया, एक्यूज ने खुद नहीं मांगा, तब थोड़ी नहीं कोर्ट सो मोटिव। देखो कोर्ट क्या होती है, कोर्ट का एक नाम जान लो, कोर्ट चाहती है डॉक्यूमेंट। कोर्ट चाहती है मेरे सामने साक्ष्य ले आओ, डॉक्यूमेंट ले आओ, तो डॉक्यूमेंट लाओगे तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन आप डॉक्यूमेंट नहीं लाते, कोर्ट को सपना आ रहा है क्या कि वो आधा सजा व्यतीत कर लिया, कोर्ट को कहीं सपना आ रहा है क्या 1/3 वो कंप्लीट कर। भाई आप ही लोग तो जज बनोगे, कैसे क्या सपना देखोगे कि उस जेल में आधे वाला सजा बीत चुका। चलो और किसको क्या पूछना है? अच्छा बोलो क्या पूछना है? सर सप्लीमेंट्री फाइल किया होता है, बिल फाइल करने के बाद सप्लीमेंट्री फाइल वो क्या होता है? हाँ सपना क्या पूछ रही है? तो सर बिल जो फाइल होता है हाई कोर्ट में,
तो जो डॉक्यूमेंट फिर दोबारा से लगाना होता है, उसमें सर सप्लीमेंट्री फाइल होता है क्या फिर दोबारा से? किस चीज के बेल हाई किस चीज के बेल हाई क्या सर? हाई कोर्ट में कौन सी हाई बेल कोर्ट आप में फाइल कौन कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो सर। हाई कोर्ट में आप कौन सी बेल फाइल करना चाह रही हैं? एंटीसिपेटरी कर रहे हैं, बिल फाइल रेगुलर हुआ है सर 420 और 409 का है सेक्शन। नहीं नहीं, और हमारी 80 बात पहले सुनिए। सेशन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट आप जा रही हैं या हाँ वो एंटी? एक हाँ ठीक है, चलिए। रेगुलर हाँ रेगुलर रेगुलर बिल है रेगुलर सर। बेल। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है बताइए। तो सर उसमें एक बार हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है, फिर दोबारा रिफाइल किए हैं, तो फिर बिल्कुल। दोबारा से मतलब हाई कोर्ट में गया है। हाँ तो उसमें जैसे बेल फाइल हो चुका है, तो बेल हाँ फाइल होने के बाद सर उसमें जो जैसे उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है 3, तो 3 क्रिमिनल हिस्ट्री में एक सर उसका मतलब वो हो गया है, क्लोज हो गया, उसके केस में रिहा हो गया है। तो सर उसको लगाना है, अगर बेल फाइल होने के बाद लगा सकते हैं उसको देखिए, उस हाई डॉक्यूमेंट कोर्ट को। में 2 बार खारिज हो, 3 बार खारिज हो, आप 50 बार डालिए बेल बेल एप्लीकेशन डालने का कोई बार नहीं है कि आप एक बार से ज़्यादा नहीं डाल। बेल आप तब तक मांगिएगा जब तक कि आपको सज़ा ना हो। ये पहले तक, सज़ा होने के बाद भी बेल आप मांग सकते ट्रायल में सर चल रहा है हैं। हाँ केस। हाँ, बेल आप मांग सकते हैं। नहीं दे रहा है फिर मांगो, नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो सप्लीमेंट्री सर मैं समझना चाहती हूँ कि सप्लीमेंट्री ये क्या होता है, उसमें मतलब जैसे वहाँ के एडवोकेट बोले सप्लीमेंट्री फाइल करना सप्लीमेंट्री का चाहिए। मतलब होता है कि वो केसेस में कुछ चेंजेस हो गया है। चेंजेस हो गया, जैसे आप बता रहे कि वो क्या था, कन्विक्टेड था, किसी में रिहा हो गया, क्या तो बता रही है, हैबिचुअल ऑफेंडर। हाँ एक केस में रिहा हो तो गया वही है। सप्लीमेंट्री लगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि नया एप्लीकेशन देना, कि जो उसके पर अच्छा आप बता रहे थे हिस्ट्री सीटर, एक केस में रिहा कर दिया ताकि उसका अच्छा कुछ केस सर। मुलायम हो जाए जज साहब के लिए सुनने के लिए, बस इतनी बात है। बाकी हाई कोर्ट बेल देगा कि नहीं देगा ये तो हाई कोर्ट तय करेगा। चलो, और आदित्य बताइए। सर दोष सिद्धि होने के बाद सर जो बेल मांगी जाती है वो उसी न्यायालय से मांगी जाती है सर, और किससे मांग? जिसने सजा दी है। हाँ किससे मांग? अगर आप अपीलेट कोर्ट में चले, आप मजिस्ट्रेट ने आपको सजा दिया और आप अपीलेट कोर्ट में गए, अपीलेट कोर्ट सुनेगा? नो सर। अपीलेट कोर्ट तब सुनेगा पहले अपील की एप्लीकेशन डाली, अपील की एप्लीकेशन एडमिट हो जाए, अपील के एडमिट होने के बाद तब आप डिमांड करिए कि मुझे बेल दे दी। इस बीच में आप कहाँ रहेंगे? जेल। यस सर। इधर सजा हुई नहीं। देखो, जब सजा होती है 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का रिलीफ आपको, प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, आपने जीवन में पहली बार ऑफेंस किया है, आपको हम सुधरने का मौका देते हैं, एक चीज। दूसरा ये है कि कोर्ट आपको बेल दे दे, घर चले जाइए। तीसरा है जेल जाइए। फर्स्ट ऑफेंडर एट रेयर टू रेयरेस्ट, बहुत कम मामलों में। रही बात कन्विक्शन के अगेंस्ट बेल मांगना, तो कोर्ट ये देखती है कि जो बेल मांग रहा है उसका कैसी कंडीशन है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, जिस ऑफेंस में हमने कन्विक्ट किया वो कहीं गंभीर अपराध तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको बेल देंगे भाग गया कन्विक्शन के बाद। तो जब कोर्ट बहुत फुली सेटिस्फाई हो जाती है तब कन्विक्शन के बाद बेल दी, और भी तगड़े बॉन्ड पेपर पर, ठीक है, उन्हें जेल जाइए। जेल में क्या रहता है, मैटर सुरक्षित रहता है, आप भाग नहीं सकते। कोर्ट कहती है ठीक है आप जाइए जेल से बेल मांगिए, जेल में रहकर भी तो बेल मांग सकते हो ना, यस सर। बस यस मांगिएगा सर। आप। ये सब की मजिस्ट्रेट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर रहता है, इसी का छोटे शब्द में नाम है जुडिशरी। जज साहब को ये देखना होता है कि इसको फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट का रिलीफ दे कि न दे। जज साहब को देखना रहता है कि इसको हम बेल दे कि न दें। तो जजेस को हल्का सा भी डाउट लगा, सेंड टू जेल। दोनों एप्लीकेशन डिसमिस किए, बोले आप जेल जाइए, जेल से अपील करिए, जेल से बेल। ठीक। तो अब सर इसमें सर नए जमानती लगाने पड़ेंगे सर? सुनो पहली बात, अब आप जेल चले गए तो क्या मांगो, बेल मांगोगे कि अपील मांगोगे? अपील। बेल नहीं मांगोगे, अपील। कहाँ मांगोगे? अपीलेट कोर्ट।
अब अपीलेट कोर्ट में आप मांगोगे अपील कि मुझे जज साहब का ये ऑर्डर पसंद नहीं। अगर आपकी अपील एडमिट हो गई, ठीक, तब आप कोर्ट से कहोगे कि जब मेरी अपील एडमिट हो गई तो मुझे जेल से बाहर कर दीजिए जितने समय के लिए, जितने समय तक। अभी 6:15 बजे वाली क्लास में तो लिखवाया है हमने इसको। अगर अपीलेट कोर्ट ने अपील हमारी डिसमिस कर दिया, तो जब अपील डिसमिस होगा अब जेल में रहोगे आप। तो ये सब क्या होती है, ठीक, इसीलिए इसका नाम है प्रोसीजरल लॉ। बहुत डिफिकल्ट होता है सीआरपीसी और सीपीसी। जिसके समझ में आ गया फिर वो पक्का हो गया, नहीं समझ में आया तो पूरे जीवन भर रोता रहता है। इसलिए एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में लिखते जाओ, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक। ये सोचो अभी तो सर समझा दिए, गरम गरम याद है, ज़्यादा नहीं 5-6 दिन बाद भूल जाओगे। आपकी ड्यूटी है वीडियो चला के 2 बार 3 बार 4 बार सुनो, कॉपी में लिखो, फिर सोचो, फिर लिखो, ठीक ना। जब जब आपको लगे अब हमारा फंडा क्लियर हो गया, तब छोड़ना। ये नहीं सोचो शाम वाला वीडियो सर, शाम वाला वीडियो उतना नहीं आ सोचना कि पाता हम है। आज जो है एंटीसिपेटरी के मास्टर हो गए और लगे पकड़ पकड़ के एंटीसिपेटरी सबको पूछना, आओ तुमको एंटीसिपेटरी पढ़ाएं। तो पहले अपना पढ़ लो फिर दूसरे। चलो दीक्षा उठ रही हो, बताओ जल्दी से। सर आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। पहले तो इस केस लाग पहले आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर होता ही था। क्यों? आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर जो होती है, पहली बात तो ये जान लो, एफआईआर हर समय कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। क्लियर है? कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर है? यस सर। तो हमको बस डर ही है कि ये हमको अरेस्ट कर ले, हम एंटीसिपेटरी। पहले यही था कि एफआईआर हो जाए तब आना, आपकी आशंका फशंका नहीं मानते, आपको डाउट आउट नहीं, क्राइम नंबर ले आइए, कोर्ट कहती थी। तो क्राइम नंबर कब मिलेगा? जब हमारे खिलाफ एफआईआर होगी। हाँ, एंटीसिपेटरी बेल बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, आफ्टर लॉजिंग ऑफ, बिफोर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर तो जावेद वाला हमने केस अभी नहीं, आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर स्टेब्लिश लॉ कहता है। ठीक, सर तो लोग आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर में एंटीसिपेटरी बेल लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं रेगुलर बेल के अकॉर्डिंग, उसको ज्यादा पहले करते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल ले लें। हाँ, तो इससे एंटीसिपेटरी में ये रहता है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो आपके घर पुलिस नहीं आएगी, पुलिस आपको नहीं टच करेगी। ठीक, मतलब पुलिस अपनी प्रोसीडिंग करेगा, आईओ बनाया जाएगा, आईओ अपनी केस डायरी ले लेगा, अकरेंस प्लेस पे जाएगा, पीडब्ल्यू डीडब्ल्यू जो जो आपको पढ़ाएगा सब करेगा। आईओ को रोका नहीं गया है एंटीसिपेटरी में। और रेगुलर बेल में, रेगुलर बेल का आप वेट कर रहे हो तब तक आईओ उठा लेंगे। यस सर। नहीं, पुलिस वाले तो आए लेके चले गए। तो ये तो इसीलिए कहा जाए ये सब मैटर हो तो तुरंत जो है एडवोकेट से कंसल्ट। जहाँ अपना दिमाग लड़ाओगे तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। सिविल नेचर के सूट का और क्रिमिनल नेचर के सूट में बहुत अंतर है। सिविल नेचर में कोई डर नहीं रहता, इसलिए जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गाँव से 2-4 तो सिविल चलता रहता है, स्टेटस सिंबल है, कहते हैं दीवानी चल रहा है। क्यों? उसमें अगर नहीं गए तो कोई दिक्कत, डेट लग गई, वकील साहब निपट लिए, देख लिए, पेशी भेज दिए। क्रिमिनल में तलवार रहते, तलवार पे नहीं पहुंचे, आपके घर वारंट आ गया शाम को, डेट पे नहीं पहुंचे, शाम को वारंट आ गया, थोड़ी सी लापरवाही के सजा हो गई, एफआईआर हो गई, आराम से बैठे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, पुलिस वाले उठा ले गए। तो एफआईआर का मतलब है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है। और एक बार पुलिस आपको अरेस्ट कर ली तब समाज में प्रतिष्ठा चली जाती है। समाज में प्रतिष्ठा चलेगी। और प्लस थाने से नहीं दिया बेल, उसने नॉन बेलेबल है, थाने से बेल नहीं दिया, तब गो टू जेल। तब उसके बाद क्या करेगा? बोलते ना भाई पुलिस यही तो खौफ दिखाती है ना, ऐसा करो कि